जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा यस एकेडमी में। हमारी ये पॉलिटी सीरीज चलाई जा रही थी, ये उसी में आज हम संसद को लेकर के चलेंगे, क्योंकि संसद के अब तक 4 से 5 पार्ट आ चुके हैं, लेकिन अभी हमने संसद को अच्छी तरीक़े से फिनिश नहीं कर पाया है, क्योंकि अभी उसमें कुछ मेन पोर्शन रह गए हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम 1 से 2 वीडियो और बनाएं और संसद को अच्छे से फिनिश कर दें। इसके बाद आपकी संसद से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप संसद के क्वेश्चन करने में सक्षम हो पाओगे, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि आपको संविधान अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है, याद करना है और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, तो आप शुरुआत से वीडियो को देखिए, आपको वाकई में बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि इस वीडियो में हम कंसेप्ट और एग्जाम ओरिएंटेड लेकर चलते हैं कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन किस किस प्रकार से बन सकते हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं इसमें। तो आप ऐसा करिए, संसद को आप अच्छे से पढ़िए, हमारे साथ क्वेश्चन लगाइए, और उसके बाद यदि कोई भी दिक्कत आती है, डाउट आती है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना समय देरी गवाए अपने टॉपिक की ओर। तो आज हमारा टॉपिक है संसद में विधेयक, कि संसद में जो विधेयक होते हैं, आखिर विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, विधेयक क्या होते हैं, उसके बाद सरकारी विधेयक क्या होता है, गैर सरकारी विधेयक क्या होता है, उसके बाद जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, यानी कि हम एक हिसाब से ये कहें, आप देखते होंगे जो संसद में कोई भी कानून बनता है तो कानून किस तरीका से बनता है, क्या क्या होता है, तो उन सब बातों के बारे में हम छोटी छोटी चीज़ों पर चर्चा करेंगे आज हम। और ये देखेंगे हम, यदि विवाद होता है, यदि सपोज करो यदि किसी कानून पर यदि दोनों सदन सहमत नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कौन कौन सी शक्तियाँ निकल के आती हैं, यानी किस किस को शक्ति प्राप्त है इस संदर्भ में। और हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन आज हम धन विधेयक के बारे में जानकारी करेंगे। आखिर धन विधेयक है क्या, वित्त विधेयक क्या है, या फिर धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों समान है या फिर दोनों में कुछ अंतर हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। और हम एक पोर्शन ये देखेंगे, थोड़ा बजट के बारे में देख लेंगे आज, कि आखिर बजट किस आर्टिकल में है, आखिर बजट में होता क्या है, तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और जो हमारा लास्ट में हमारा पोर्शन रहेगा, संसद की कौन कौन सी भूमिका होती है, यानी कि संपूर्ण देश में संसद की क्या भूमिका है, तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो ठीक है, चलिए अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मेन टॉपिक में आते हैं, इससे पहले आपको एक बात बता दें हम यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है। तो देखो, आज मैंने सोचा थोड़ा सही तरीका से कराएं आपके लिए, इसलिए मैंने देखो, ध्यान रखना, संसद में जो विधेयक होते हैं वो 2 प्रकार के विधेयक होते हैं, एक होता है सरकारी विधेयक, एक होता है गैर सरकारी विधेयक। तो पहले हम इनको थोड़ा देख लेते हैं डिफरेंस। हम संसद की ही बात कर रहे हैं, अभी राज्य विधानमंडल का हम अगला करेंगे, अभी हम केवल संसद की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखो, पहला है दोनों सदनों में संपन्न होती है और दोनों सदनों में समान चरण होता है, यानी कि जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो 2 चरण होते हैं, मतलब 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। जितने चरण लोकसभा में होंगे उतने ही चरण राज्यसभा में होंगे, यानी कि प्रत्येक सदन में 3 चरण होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। इस प्रकार से इसमें भी प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, ये क्या होते हैं, देखो इनका मतलब होता है प्रथम वाचन जब किसी विधेयक को पेश किया जाता है तब उसका उद्देश्य बताना होता है। चलो ठीक है, मैं इसे आएगा तब बताऊंगा अच्छे से, पहले इसके बारे में थोड़ा विधेयक के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक है सरकारी विधेयक और एक है गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि सरकारी विधेयक यदि पारित ना हो तो क्या होगा, गैर सरकारी विधेयक पारित ना हो तो क्या होगा। दूसरा, सरकारी विधेयक को पेश करने का अधिकार किसको है, गैर सरकारी विधेयक को अधिकार पेश करने का किसको है, तो इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम देखते हैं अपना सरकारी विधेयक, ठीक है। क्या देखते हैं, सरकारी विधेयक। देखो, जो सरकारी विधेयक होता है, ध्यान रखना, इसे संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, यानी कि जो सरकारी विधेयक होता है इसको केवल और केवल संघ का मंत्री, यानी केंद्र का जो मंत्री होगा वही पेश कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो सरकारी विधेयक होता है, जो
सरकार की जो नीतियां होती हैं ये उनकी जानकारी देता है कि सरकार क्या क्या करना चाह रही है और क्या क्या करेगी। तो उन सब के बारे में जो होता है वो सरकारी विधेयक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जो सत्तारूढ़ दल होगा ना, जो वर्तमान में जिसकी सरकार होगी, उसका ही मंत्री सरकारी विधेयक को संसद में पेश करेगा। ठीक है, और उस विधेयक से ये पता चलता है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाह क्या रही है, सरकार किन किन नीतियों को लाएगी। ठीक है, तो इन सब के बारे में पता चलता है। अगला है, संसद द्वारा इसके पारित होने की पूरी उम्मीद होती है। ध्यान रखना, जो सरकारी विधेयक होता है इसको पारित करने की पूरी पूरी उम्मीद होती है। अगर ध्यान रखना, यदि सरकारी विधेयक यदि पारित नहीं होता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो विपक्ष होता है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ जाएगा और सरकार को दिखाना पड़ेगा कि हम विश्वास, अभी हमारा लोकसभा में विश्वास है या नहीं है। यदि आपका विश्वास है तो विधेयक आपका पारित क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो साफ सीधी कंडीशन है, यदि सरकारी विधेयक यदि पारित नहीं होता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, तो एक बात क्लियर हुई, जो सरकारी विधेयक होता है इसके पारित होने की पूरी उम्मीद होती है, यानी कि ये पारित होगा ही, क्योंकि उस सदन में, ठीक है, वर्तमान जो सरकार है, सत्तारूढ़ दल है, उसका बहुमत है और बहुमत से वो पारित करा ही देंगे। अगला पॉइंट देखते हैं सरकारी विधेयक में, संसद द्वारा सरकारी विधेयक अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। यानी कि यदि सरकारी विधेयक यदि पारित नहीं होता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। आपको बस इतनी बात याद रखनी है। सरकारी विधेयक को संसद में पेश होने के लिए 7 दिनों का नोटिस होना चाहिए। ध्यान रखना, सपोज करो सरकारी विधेयक को संसद में पेश करना है, कोई सरकारी विधेयक है, ठीक है, तो उसको क्या करना है और संसद में पेश करना है, तो पहले संसद में 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। संसद में पहले 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही सरकारी विधेयक को पेश किया जाएगा। ठीक है, हालांकि पहले क्या होता है, उस विधेयक से संबंधित जैसे 7 दिन का जब नोटिस देते हैं तो उस नोटिस के दौरान ही जो विधेयक सरकार लाने वाली होती है उसकी कॉपियां भेज दी जाती हैं, ताकि वो लोग सदन में जो लोग बैठे हैं उन पर विचार विमर्श कर सकें, चर्चा कर सकें और अपने को कंफर्टेबल कर सकें विधेयक पर चर्चा करने के लिए। बात क्लियर हुई? आगे देखते हैं, सरकारी विधेयक संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। ध्यान रखना, जो सरकारी, अब सपोज करो आप यदि महिलाओं से संबंधित कोई कानून बनाना है, ठीक है, अब महिलाओं से संबंधित कोई कानून बनाना है तो ऐसा ही कोई मंत्री नहीं दे देगा कि नहीं हमें महिलाओं से संबंधित कानून बनाना है और नोटिस दे दिया और हम लाएंगे। नहीं, अगर महिलाओं से संबंधित कोई कानून बनाना है तो इसके लिए जो महिला सशक्तिकरण या फिर जो महिला संबंधित जो मंत्रालय होगा, ठीक है, उससे परामर्श लिया जाएगा। और ये जो विधि, हमारा जो विधि विभाग है, जो एक लॉ डिपार्टमेंट है, उससे परामर्श लिया जाएगा। उसके बाद उसको तैयार किया जाएगा, तब संसद में पेश किया जाएगा, क्योंकि ताकि उसमें कोई कमियां ना रहे। ऐसा ना हो कि विपक्षी दल जो है वह इस पर कुछ आलोचना कर दे, ठीक है, उसके विपक्ष में खड़ा हो जाए, पूरे देश में कोहराम मच जाए। तो ऐसी स्थिति में उस संबंधित मंत्रालय यानी कि महिलाओं से संबंधित कोई कानून बनाना है तो उस महिला संबंधी मंत्रालय से परामर्श लिया जाएगा और जो विधि संबंधित जो विधि विभाग है भारत सरकार का, उससे परामर्श लिया जाएगा। उसके आधार पर विधेयक को तैयार किया जाएगा, तब संसद में पेश किया जाएगा। इसलिए इसकी पारित होने की उम्मीद पूरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये विशेषज्ञों की टीम के परामर्श द्वारा तैयार किया जाता है। बात क्लियर हुई? चलिए अब देखो, इतनी बात हमने सरकारी विधेयक के बारे में चर्चा कर ली, ठीक है। अब हम देखते हैं गैर सरकारी विधेयक के बारे में, ठीक है। गैर सरकारी विधेयक का मतलब क्या है? वह विधेयक सरकारी नहीं है, ठीक है, वह विधेयक सरकारी नहीं है। इसके बारे में देख लो, इसे संसद में मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। यानी ध्यान रखना, जो गैर सरकारी विधेयक होता है इसे मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। यानी कि इसे मंत्री भी पेश कर सकता है और संसद का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है गैर सरकारी विधेयक को। अगला, यह सार्वजनिक विषयों पर विपक्षी दलों के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो गैर सरकारी विधेयक होता है, ये क्या होता है? गैर सरकारी विधेयक क्या होता है? जो विपक्ष का जो दल है वह क्या चाहता है सरकार से, वर्तमान सरकार से वो क्या चाहता है, तो उसके बारे में संबंधित प्रावधान होते हैं। और जो सरकारी विधेयक क्या होता है? ये सरकार क्या चाहती है,
यानी सरकार कौन सी नीतियां लाना चाहती है इसके बारे में होगा। क्योंकि विपक्ष भी तो होती है, किसी भी सदन में विपक्ष भी होगी और पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। तो जो गैर सरकारी विधेयक होता है वो हालांकि अधिकांश मामलों में सत्तारूढ़ दल भी पेश कर सकता है और विपक्ष भी पेश कर सकता है, क्योंकि संसद का सदस्य, इसमें लिखा है कि संसद का सदस्य भी पेश कर सकता है और कोई मंत्री भी पेश कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या विपक्ष की जो नीतियां हैं, विपक्ष क्या चाहती है सत्तारूढ़ दल से, उसके बारे में प्रावधान होता है। इसमें यही लिखा हुआ है, यह सार्वजनिक विषयों के विपक्षी दलों के मंतव्य को प्रदर्शित यानी कि उनके विचारों को प्रदर्शित करता है। अगला, गैर सरकारी विधेयक, इसके संसद में पारित होने की उम्मीद कम होती है। जो गैर सरकारी विधेयक होता है इसके संसद में पारित होने की उम्मीद कम होती है। इसलिए कम होती है क्योंकि इसको मंत्री के अलावा कोई अन्य सदस्य भी पेश कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि यदि गैर सरकारी विधेयक यदि पारित नहीं हो पाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सरकार को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं। गैर सरकारी विधेयक को संसद में पेश करने के लिए 1 महीने का नोटिस होना चाहिए, यानी कि सरकार यदि गैर सरकारी विधेयक को संसद में अगर पेश करना है तो उस पेश करने के लिए 1 महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए। उसके बाद ही, पहले नोटिस देंगे 1 महीने का संसद में, उसके बाद उसे पेश करेंगे। अब यहाँ पर दोनों पे स्टार लगा लेना, थोड़ा तुलना कर लेना। यदि सरकारी विधेयक की बात आती है कि सरकारी विधेयक को कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, 7 दिन पहले। उसी प्रकार से गैर सरकारी विधेयक में 1 महीना पहले, यानी कि पहले 1 महीना पहले नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद इसे पेश किया जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। इसका निर्माण संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है, यानी कि जो गैर सरकारी विधेयक होता है इसे बनाने में किसी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है। जो सदस्य पेश कर रहा है वह अपनी तार्किक क्षमता, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने कौशल, इसके माध्यम से उसको पेश कर सकता है। ठीक है, अपने तरीके से बनाता है और बना के वो पेश कर सकता है। इसीलिए इसकी पारित होने की उम्मीद कम होती है, क्योंकि इसमें ना तो विधि सदस्यों से परामर्श ली जाती है, ना संबंधित मंत्रालय से परामर्श ली जाती है। इसलिए यह जो सरकारी विधेयक, जो गैर सरकारी विधेयक होता है, इसलिए ये कम महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलो हम आगे देखते हैं। आपको इसी तरीका से याद रखनी है। ठीक है, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक 2 प्रकार के, एक सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, आगे देखते हैं। विधेयक के 4 प्रकार हैं। ठीक है, विधेयक के कितने प्रकार हैं? 4। ये तो हमने उस सेंस में देखा कि पेश करने के सेंस में, 2 प्रकार के, सरकारी और गैर सरकारी। लेकिन वैसे एक्चुअल में विधेयक कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एक्चुअल में विधेयक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। भाई अब कई बच्चों जो नए होंगे उनकी समझ विधेयक नहीं आ रहा होगा। देखो विधेयक क्या होता है। विधेयक एक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने से पहले, या फिर राज्य में राज्यपाल के हस्ताक्षर करने से पहले जो कोई भी अधिनियम, विधेयक होगा। ठीक है, यानी कि सपोज करो ये है, मतलब राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राज्य में राज्यपाल हैं और केंद्र में राष्ट्रपति हैं। यदि इन दोनों ने हस्ताक्षर नहीं किया है किसी कानून पर तो वह कानून नहीं कहलाएगा, वह विधेयक है, अधिनियम, वो विधेयक कहलाएगा। ठीक है, और जब पारित हो जाएगा, हस्ताक्षर कर देंगे तो वो अधिनियम बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा। यानी कि एक हिसाब से कह सकते हैं विधेयक कच्चा कानून होता है जिस पर अभी राज्य में राज्यपाल की और केंद्र में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। और जैसे ये दोनों लोग अपनी स्वीकृति दे देंगे अपने अपने संदर्भ में तो विधेयक क्या बन जाएगा? अधिनियम या कानून। बात क्लियर हुई? चलो, तो विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक क्या होता है? वित्तीय विधियों के अलावा अन्य सभी विषय, यानी कि जो साधारण विधेयक होगा इसमें क्या होगा, इसमें पैसे से संबंधित ज्यादा कुछ नहीं होगा, अन्य विषय होंगे, जैसे कि पानी के बारे में ले लो। ठीक है, और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में ले लो। ठीक है, मतलब पैसे का नहीं होगा इसमें, और बाकी सारे विषय आ जाएंगे इसमें साधारण विधेयक में। उसके बाद धन विधेयक। ध्यान रखना, धन विधेयक में क्या होगा? धन विधेयक में वित्तीय विषय होंगे। वित्तीय विषय से क्या मतलब है? पैसे से संबंधित विषय होंगे, जैसे कि करारोपण, टैक्स को लगाना, यानी कितना टैक्स लगाना है, कितना टैक्स घटाना है। उसके बाद सरकारी खर्चा कितना करना है, कितना नहीं करना है। तो इन सब के बारे में जो होता है वो धन विधेयक होता है। ध्यान रखना, आगे मैं कराऊंगा धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये भी आगे बताऊंगा मैं आपको। अगला होता है वित्त विधेयक।
वित्त विधेयक में केवल वित्तीय विषय होते हैं, वित्त विधेयक में केवल पैसे से संबंधित विषय होते हैं इसमें, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अगला ए लास्ट होता है संविधान संशोधन विधेयक। आप इसको कई बार सुनते होंगे कि संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन। ध्यान रखना, एक संविधान संशोधन विधेयक भी होता है जो विधेयक का चौथा प्रकार है। ध्यान रखना, संविधान संशोधन विधेयक पर केवल और केवल जो शक्ति प्राप्त है वो संसद को ही प्राप्त है। राज्य विधानमंडल संविधान संबंधित, संविधान में संशोधन संबंधित किसी भी विधेयक को नहीं ला सकता। यानी कि संविधान संशोधन के संबंध में राज्य विधानमंडल को कोई शक्ति नहीं है। बस शक्ति किसके लिए है? संसद के लिए शक्ति है। बस इतनी बात क्लियर हुई। बाकी तीनों विधेयक राज्य विधानमंडल में भी आ सकते हैं, लेकिन जो संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद में ही इसका कार्यक्रम चलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हमारा मेन पोर्शन चलेगा साधारण विधेयक, यानी कि कानून बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। ये है, अब हम पढ़ेंगे कानून बनाने की प्रक्रिया, यानी कि जो संसद में जो कानून बनता है, ठीक है, संसद में जो कानून बनता है वो किस प्रकार से बनता है, कि कैसे कैसे बनता है, कितने चरण होते हैं, तो उसके बारे में बात कर देंगे। देखो, संसद में जब भी कोई कानून बनता है तो पहले क्या होता है, उसके 3 चरण होते हैं। प्रथम पाठन या फिर प्रथम वाचन बोल दो, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। इसी प्रकार से देखो, लोकसभा यानी कि इधर लोकसभा, इधर है हमारी ये राज्यसभा। ध्यान रखना, प्रत्येक सदन में 3 वाचन होते हैं, 1 2 3, 1 2 3। इतनी बात क्लियर हुई। यानी कि प्रत्येक सदन में 3 वाचन होंगे। जो प्रथम वाचन होता है इसमें केवल और केवल पता क्या होता है, इसमें केवल इतना होता है जो विधेयक पेश किया जा रहा है उसके उद्देश्य बताए जा रहे हैं कि आखिर इस विधेयक, इस कानून बनाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। उसके बाद जब इसे जो सरकार का जो गजट होता है उसमें इसको ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रथम वाचन क्लियर। उसके बाद जो द्वितीय वाचन होता है यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। चर्चा, परिचर्चा सब कुछ इसी में होती है, ठीक है। अगर किसी समिति को भेजना होगा तो इसी में भेजते हैं, द्वितीय वाचन में, ठीक है। विचार विमर्श, चर्चा, परिचर्चा, समिति की सुझाव सब कुछ इसी में होता है, द्वितीय वाचन में। अब द्वितीय वाचन कंप्लीट हो जाएगा तो ये पहुंचा तृतीय वाचन। अब तृतीय वाचन में क्या होता है, इसमें केवल बहुमत देखा जाता है कि अब इसको क्या करना है, अब इसको पारित कर देना है। तो अंतिम रूप से इस तृतीय वाचन में ही पारित किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन नहीं किया जाएगा, बल्कि यह देखा जाएगा कि इस विधेयक को पारित कराने में कितने लोग पक्ष में हैं और कितने विपक्ष में हैं। उसके बाद लोकसभा में पारित हो गया, फिर पहुंचता राज्यसभा में। राज्यसभा में सेम यही कंडीशन होती है, ठीक है। 3 विधेयक, 3 वाचन इसमें भी होते हैं। पहले बात उद्देश्य बताए जाएंगे, फिर चर्चा पर चर्चा होगी, उसके बाद यहां पे फिर मतदान होगा और फाइनली अब दोनों पारित कर देंगे तो ये कहां पहुंचेगा, फिर ये पहुंचेगा राष्ट्रपति जी के पास। फिर ये कहां पहुंचेगा, राष्ट्रपति जी के पास ये विधेयक पहुंच जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति के पास वही वीटो वाली 4 शक्तियां होती, मैंने आपको बताई थी, स्वीकृति दे दे, स्वीकृति ना दे, ठीक है। या फिर उसे क्या लगे अपने पास रख ले, ठीक है, या फिर उस पर कोई विचार विमर्श ही ना करे, या फिर उसे पुनर्विचार के लिए कह दे। यानी कि या तो उस पर स्वीकृति दे दे तो बन जाएगा कानून, यदि स्वीकृति को रोक दिया तो निरस्त, ठीक है। या फिर उसे पुनर्विचार के लिए बोल दे कि आप जाइए और इस पर दोबारा विचार करिए, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 शक्तियां होंगी राष्ट्रपति की। राज्यपाल के बाद 4 शक्तियां होती हैं, राइट कर दे कानून बन जाएगा, रोक दे खत्म हो जाएगा, पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति के नाम से रिजर्व कर दे, ठीक है। तो ये 4 शक्तियां राज्यपाल के पास, 3 शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो देखो अब एक एक करके देखते हैं, अब एक एक करके इसे तुम देख लो। तो पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे साधारण विधेयक के संबंध में, ठीक है। यानी कि अगर साधारण विधेयक बनाना है तो साधारण विधेयक बनाने के लिए कितने प्रोसेस हैं और क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखो, साधारण विधेयक के संबंध में 3 पाठन होंगे, 3 वाचन पाठन, एक ही बात है, एक प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, एक नीचे तृतीय पाठन, ठीक है। तो देखो प्रथम पाठन में क्या होगा, प्रथम पाठन में क्या होगा, किसी भी सदन में मंत्री या गैर मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। यानी कि जो साधारण विधेयक है उस साधारण विधेयक को
किसी भी सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। या तो मंत्री कर दे या फिर कोई गैर मंत्री कर दे, यानी कि कोई संसद का सदस्य कर दे। ध्यान रखना, ये बात कर रहे हैं हम साधारण विधेयक की। लेकिन यदि धन विधेयक होगा तो धन विधेयक केवल और केवल सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा और लोकसभा की ही सारी शक्तियां प्राप्त हैं उसको निरस्त करने में, उसको पारित करने में। राज्यसभा की केवल सहमति ली जाती है। लेकिन जो बाकी और विधेयक हैं, यानी कि जो साधारण विधेयक है, इसमें साधारण विधेयक में संसद के दोनों सदनों की शक्ति बराबर है, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम साधारण विधेयक के बारे में चर्चा कर रहे हैं इस समय, ठीक है। तो साधारण विधेयक को पहले हम बात कर रहे हैं प्रथम वाचन की, ठीक है। पहले हम बात किसी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रथम वाचन की, ठीक है। तो प्रथम वाचन के संदर्भ में यदि हम देखें तो प्रथम वाचन में क्या होता है, कोई मंत्री पेश कर देगा सदन में या फिर कोई संसद का सदस्य पेश कर देगा। उसके बाद विधेयक प्रस्तुत करने से पहले सदन को सूचना देनी होती है और जब शीघ्र स्वीकृति मिल जाए तो प्रस्तुतकर्ता इसका उद्देश्य बताता है, ठीक है। बात क्लियर हुई। पहले सूचना देनी होगी सदन को कि हम विधेयक को ला रहे हैं, उसके बाद जब स्वीकृति मिल जाएगी तब इसको पेश किया जाएगा उस सदन में। सपोज करो इसे हम लोकसभा में ले आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम चर्चा केवल लोकसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पहले विधेयक को हम कहां लाए, लोकसभा में ले आए, ठीक है। और लोकसभा में प्रथम वाचन चल रहा है, ठीक है। चल रहा है क्या, प्रथम वाचन। थोड़ा मैं तुम्हारे सहूलियत के हिसाब से बता रहा हूं, चल रहा है प्रथम वाचन। अगला क्या होगा, इस चरण में किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है, यानी कि जो प्रथम चरण होगा इसमें कोई भी चर्चा नहीं होगी। प्रस्तुत करने के बाद इसे राजपत्र में शामिल किया जाता है, यानी कि इसे जो भारत सरकार का जो गैजेट होता है उसमें इसको ऐड कर लिया जाता है। और ऐड करते ही क्या हो जाएगा, इसे प्रथम पाठन मान लिया जाएगा, यानी कि राजपत्र में इसे शामिल प्रकाशित होता ही, यानी कि राजपत्र में यह भारत सरकार का एक गैजेट होता है। कोई विधेयक बनने से पहले, ठीक है, जो प्रोसेस होती है वो राजपत्र में ही शामिल की जाती है। एक गैजेट होता है उनका एक पूरा, ठीक है, उसमें इसे पेश कर लिया जाता है। उसके बाद खत्म, प्रथम पाठन कंप्लीट, ठीक है। अगर पहले ही राजपत्र में शामिल कर लिया जाता है तो अनुमति की जरूरत नहीं। यदि पहले से ही यदि राजपत्र में वो विधेयक के बारे में दिया हुआ है तो अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाकर के और प्रथम वाचन कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो, अब हम देखते हैं इसका अगला चरण। अब बैठता है हमारा द्वितीय चरण, ठीक है। देखो, द्वितीय पाठन क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है, यानी कि जो द्वितीय पाठन होता है इसमें ही विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। कैसे, देखो, इसके 3 चरण है, यानी द्वितीय पाठन के 3 चरण है। ध्यान रखना, प्रथम पाठन कैसे, इसमें केवल उद्देश्य बताए जाते हैं और जो राजपत्र है, भारत सरकार का गैजेट है, उसमें शामिल कर लिया जाता है। प्रथम वाचन खत्म। द्वितीय वाचन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट किसी भी कानून के बनाने में। द्वितीय पाठन में 3 चरण है। पहले होगी साधारण बहस, ठीक है। विधेयक की फोटोकॉपी को लोगों में बांटी जाती है। इसमें विधेयक के उपबंध 2 पर चर्चा होती है, पर विस्तार से चर्चा नहीं होती। इस चरण में संसद में 4 में से कोई एक विकल्प कदम उठा सकती है, यानी कि जो विधेयक है उसकी फोटोकॉपी उस सदन में, यानी कि हम लोकसभा की बात कर रहे थे, तो लोकसभा में क्या होगा, फोटोकॉपी उसकी सब सदस्यों को बांट दी जाती है, ठीक है, बांट दी जाती है। उस पर फिर चर्चा होती है। अब इस चर्चा के दौरान संसद जो लोकसभा है वो क्या कर, वो ये कदम उठा सकती है, ठीक है। 4 कदम उठा सकती है। कौन कौन से, या तो तुरंत चर्चा करे या अन्य स्थिति नियत करे, यानी कि या तो तुरंत चर्चा कर लें या फिर समय मांगे कि हम पहले इसे पढ़कर आएंगे उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है, पहली कंडीशन। या फिर सदन की प्रवर समिति को सौंपा जाए, यानी कि जो संसद की जो समितियां हैं उनको सौंप दिया है, क्योंकि अगर कोई टेक्निकल संबंधित कोई विषय हो और संसद के सदस्यों को पता ना हो, उनके बारे में जानकारी हो, तो समितियों को भेज दिया जाता है। क्योंकि ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि कोई मंत्री होगा वो विशेषज्ञ भी हो सकता है, इसलिए संसद में कुछ समितियां बनाई गई हैं, उनका काम यही होता है विधेयक पर अपनी अनुशंसाएं व्यक्त करना और अपने सुझाव देना। या फिर संयुक्त समिति को सौंपा जाता है, यानी संयुक्त समिति का मतलब क्या है, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त समिति होगी उसको सौंप दिया जाएगा। जनता का विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जाता है। ध्यान रखना, जो कोई भी विधेयक होता है बनने से पहले जनता के सामने उसे उजागर किया जाता है, ठीक है, जनता के सामने उसे उजागर किया जाता है कि आखिर वो जनता की राय जानना चाहते हैं
क्योंकि जनता ने ही इनको चुन करके भेजा है लोकसभा में, तो वो जनता की भी राय, यानी कि उस द्वितीय पाठन होता है उसमें जनता की राय भी ली जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब जो समिति होगी, ठीक है, जो समिति होगी ये क्या करेगी, विधेयक को सदन की प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। विधेयक पर विचार करती है पर मूल विषय में परिवर्तन नहीं करते, पर चर्चा का विधेयक को वापस सदन को सौंपा जाता है। यानी कि ध्यान रखना, समिति होती है जो मूल विधेयक होता है उसमें बदलाव नहीं कर सकती, बस केवल सुझाव दे सकती है। उसके बाद विचार विमर्श की अवस्था आती है, यानी कि इसके बाद चर्चा या मतदान होता है और विधेयक को अंतिम रूप मिल जाता है। ठीक है, तो चारों हमारे क्लियर हो गए, यानी कि समिति को भेज दिया, भेजना हो तो, या फिर खुद स्वयं चर्चा कर ली। इसके बाद वोटिंग भी होगी, इस पे काम खत्म। उसके बाद अब आता तृतीय पाठन। ठीक है, द्वितीय पाठन हमारा फिनिश, अब आता है हमारा तृतीय पाठन। तो ध्यान रखना, तृतीय पाठन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि तृतीय पाठन में क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। इस चरण में या तो विधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है या फिर अस्वीकार कर लिया जाता है। इस चरण में कोई संशोधन नहीं होता है। ध्यान रखना, जो तृतीय पाठन होता है उसमें संशोधन कोई नहीं होता है, बस केवल स्वीकार कर लो या अस्वीकार कर लो। अगर बहुमत है तो इसे पारित कर दें और विधेयक पारित, यदि उस पर बहुमत मिल जाता है, यानी कि उस पर वोटिंग अच्छे तरीके से वोटिंग हो जाती है, पक्ष या विपक्ष में, यदि पक्ष में वोटिंग होगी तो वो पारित मान लिया जाता है, और उसकी वोटिंग विपक्ष में आती है तो पारित नहीं होता है। ठीक है, फिर दूसरे सदन में भेजा जाता है। अगर दोनों सदन इसको पारित कर दें तो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति इस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं और ये विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम या कानून। पहला सदन के लिए। अब दूसरे सदन में क्या होता है, दूसरे सदन में प्रथम द्वितीय चरण, इसमें भी 3 चरण होते हैं। जो द्वितीय सदन होता है इसमें भी 3 चरण होते हैं। देखो इसके बाद अब ये क्या हुआ, लोकसभा से तो हो गया पारित, ठीक है, लोकसभा से पारित हो गया। अब ये कहां पहुंचेगा, अब ये पहुंचा राज्यसभा में। ठीक है, अब देखो राज्यसभा के पास भी सेम कंडीशन है, प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन और तृतीय पाठन। उसके बाद क्या होगा, इसके पास जब ये राज्यसभा में पहुंचेगा तो इसके बाद 4 विकल्प हैं। बिना संशोधन के पारित कर दे, ठीक है, संशोधन करके प्रथम सदन में पुनर्विचार के लिए भेज दे, यानी कि या तो संशोधन ना करे पारित कर दे तो पारित मान लिया जाएगा, या फिर उसमें कुछ सुधार की बात कर दे, फिर ये लौट के कहां आएगा, दोबारा फिर लोकसभा में आएगा कि भाई इस पर विचार करिए, फिर लौट के दोबारा फिर लोकसभा दोबारा पारित करेगी, फिर दोबारा भेजेगी। ठीक है, या फिर विधेयक को अस्वीकार कर दे, या तो स्वीकार कर दे या अस्वीकार कर दे, या फिर इसमें लोकसभा के पास पुनः पुनर्विचार के लिए भेज दे। विधेयक पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना करे, उसे लंबित कर दे, या फिर उस पर कोई बात ही ना करे कि भाई हम इस पर कोई बात ही नहीं कर रहे, तो भी विधेयक वो खत्म हो जाएगा। अभी हम केवल साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना है। यदि दोनों सदनों में पारित हो जाए तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अगर कोई गतिरोध हो तो संयुक्त बैठक होती है। यदि संयुक्त बैठक में बहुमत मिल जाए तो विधेयक पारित हो जाता है, यानी कि दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया। अब पारित करने के बाद क्या होगा, ठीक है, यहां तो अगर विवाद होगा तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, लेकिन संयुक्त बैठक जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता जो करेंगे वो लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब संयुक्त बैठक आएगी तो डेफिनेटली बात है जो सत्तारूढ़ दल होगी जिसका पक्ष ज्यादा होगा, और जो संयुक्त बैठक में ध्यान रखना हमेशा जो सत्तारूढ़ दल होता है उसकी बात ही सही साबित होती है, क्योंकि उसका बहुमत ज्यादा होता है, विपक्ष का बहुमत कम होता है। इसलिए अधिकांश मामलों में संयुक्त बैठक होती है तो हमेशा और हमेशा जो सत्तारूढ़ दल होता है, जिसकी पार्टी वर्तमान में सरकार होती है, वो विधेयक को पारित करवा ही लेती है। लेकिन संयुक्त बैठक में बस अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। अगली कंडीशन, जब दोनों सदन इसे पारित कर देंगे तो कहां पहुंचेगा, ये राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। अब राष्ट्रपति के पास शक्ति क्या है, यहां तो उसे स्वीकार कर दे तो बन जाएगा कानून, अस्वीकार कर दे हो जाएगा खत्म, या फिर पुनर्विचार के लिए भेज दे, दोबारा वापस आके दोबारा फिर आएगा तो राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। अगला क्या है, उस पर या फिर उस पर क्या करे वो, जैसे कि अगर उस पर हस्ताक्षर कर देगा तो बन जाएगा कानून। यानी कि उसके पास 3 विकल्प हैं, या तो हस्ताक्षर कर दे, या फिर मना कर दे, या पुनर्विचार के लिए कह दे, और उसके पास कोई शक्ति नहीं है। लेकिन पुनर्विचार के बाद आएगा तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। 44वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया है कि विधेयक पर पारित कराना अनिवार्य है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, साधारण विधेयक क्या बन जाएगा, कानून।
ठीक है, तो हमारी कानून बनाने की प्रक्रिया खत्म होती है आज इस लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम अगले पार्ट से शुरुआत करेंगे। चलिए, थैंक यू।